हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके प्री बीएड और डीएड में लगभग 30 प्रश्न जो है टीचिंग एबिलिटी मतलब शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं, बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो ज़रूर लंबा होगा क्योंकि इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन को शामिल किया है। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे प्री बीएड और डीएड का, तो जो क्वेश्चन का जो स्तर है वो बहुत ही हाई लेवल का है। मतलब जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, आप वीडियो के स्पीड बढ़ाकर देखिएगा या आराम से देखिए या 1 या 2 दिन में देखिए, लेकिन ज़रूर देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं भी आता है दोस्तों, तो आपको समझने में आसानी होगा क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन को ऊपर नीचे मतलब उलट पुलट कर दे सकता है। ऑप्शन को कभी प्रश्न बना दिया जाएगा और प्रश्नों को ऑप्शन में रखकर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपको आसानी होगा। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? दिया गया है, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने को कहेंगे, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चों के समक्ष जो भी समस्या आएंगी उनको आप सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं तो आप इसी का चुनाव करेंगे, ऑप्शन ए का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके अनुसार? वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तो कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता इसमें से नहीं है? तो देखिए, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, केवल तथ्य ज्ञान से अवगत कराना, ये बाल केंद्रित शिक्षा का जो है विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान मतलब उसके व्यवहार को समझना, बालक के व्यवहार को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये जो तीनों हैं ऑप्शन ए, बी और डी, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। लेकिन केवल तथ्य से संबंधित ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक के सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक के मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संयोगों पर। बताइए दोस्तों। तो देखिए, अगर हम आज के विभिन्न शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है, तो अगर हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक रूप में बालक की शिक्षा निम्न किस पर आधारित होनी चाहिए, इस पर बात करें, तो देखिए, बालक की जो है शिक्षा वो होनी चाहिए उसकी मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेगों पर। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इस पर जो है आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर हमारे अनुसार क्या इसका महत्व है सर्वाधिक? तो ऑप्शन ए रहेगा कि शिक्षक जो है बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है,
इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश दिया जाना चाहिए, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालक को समझाने पर। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल देना चाहिए। मतलब उन्हें कोई उत्तरदायित्व तो सौंपना चाहिए जिससे वो करने में सक्षम हो, तो इसी प्रकार उसमें आत्म अनुशासन आएगा, स्वयं में वे अनुशासित होना सीखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, जो टीचिंग एबिलिटी है मतलब शिक्षण अभिरुचि है, उससे संबंधित जो प्रश्न होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है। आपको चारों ऑप्शन में से सबसे सकारात्मक वाक्य को पकड़ना होता है और कभी कभी नकारात्मक वाक्य। अगर पूछा जाए नहीं है तो नकारात्मक वाक्य को पकड़िए, और अगर पूछा जाता है कि इसमें से क्या अच्छा है तो चारों ऑप्शन अच्छा रहता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा सकारात्मक वाक्य को आपको पकड़ना होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको सकारात्मक वाक्य को ज़्यादा ध्यान में रखकर चलना है एग्ज़ाम में। देखिए 30 प्रश्न होता है, 30 अंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण है टीचिंग एबिलिटी का ये जो भाग है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? तो देखिए, क्या संभव नहीं हो सकता? तो प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यह संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? तो प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को बालक के व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, उसके मानसिक स्तर का, आधार का, रुचि का, योग्यता का और व्यक्तित्व का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक, प्रगतिशील, वैदिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग प्रगतिशील शिक्षा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन जो है सी सही नहीं है। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है, ऑप्शन सी जो गलत है। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं पर नहीं बल्कि बालक की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना चाहिए, और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए बल्कि विद्यालय में जो है सुविधाओं उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी गलत रहेगा। बाकी देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों, सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। ऑप्शन डी, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो, मतलब एक व्यवहार पर स्थापित हो। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही रहेगा।
मतलब इसकी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? 102। प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उसका अधिगम मतलब सीखना, उसकी बुद्धि, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। बताइए, किसी बच्चे में अमूर्त विचार के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए, उसकी बुद्धि। और अमूर्त विचार कौन से में, जिन प्याजे की कौन सी अवस्था में आता है? तो चौथी अवस्था में, याद रखिएगा। अमूर्त विचार जो है उसकी अमूर्त अवस्था में आती है, जिसे चौथी अवस्था भी कहते हैं, जिसका एज जो होता है 11 से 15 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप कक्षा 7वीं के कक्षा के अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 ऊपर है। तो रमा और अशोक हैं मानसिक विकलांग, सामान्य, प्रतिभाशाली, प्रशिक्षणी मानसिक विकलांग। बताइए दोस्तों। तो देखिए, प्रतिभाशाली छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं। अगर जो IQ लेवल है 130 से 140 के बीच आता है तो प्रतिभाशाली है। 90 से 110 या 120 सामान्य के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। देखिए, बुद्धि लब्धि प्राप्तांक करने हेतु सही विधि है, मतलब IQ लेवल को मापने की जो सूत्र है वो कौन सा रहेगा, दिया गया है। देखिए इसमें से, तो देखिए ये रहेगा ऑप्शन ए, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु मतलब एक बार बताया था आपको कि मानसिक आयु उसकी क्या है, मतलब वो कक्षा चौथी का छात्र है और 8वीं कक्षा का हल सॉल्व कर रहा है, मतलब 8वीं कक्षा में उसका उम्र मतलब 14 साल है। और उसका वास्तविक आयु वो 5वीं कक्षा का है, तो मतलब मान लीजिए वो 10 साल का है, तो इंटू 100 ऐसे कर दीजिए, फिर कटा दीजिए, फिर आ जाएगा। जैसे 140 आ गया, तो प्रतिभाशाली छात्र है। तो ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आप कक्षा 8 के कक्षाध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु 15 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो आप उसकी बुद्धि लब्धि पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120। दोस्तों आप कमेंट में बताइए आंसर, मतलब कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर ये क्या सही है, आप निकाल कर बताइए। जो अभी मैं ऊपर बताया हूँ निकाल कर, वैसे ही निकाल कर बताइए कि 120 आया कि नहीं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, मतलब रचनात्मक कार्य करने वाला छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक, कह नहीं सकते। बताइए दोस्तों। तो देखिए, एक सृजनशील छात्र है मतलब रचना करने वाला है, क्रिएटिव माइंड वाला है, तो औसत से अधिक उसका जो है बुद्धि स्वरूप होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? प्रतिभाशाली, पिछड़े, क्षीण बुद्धि वाले छात्र, सृजनशील छात्र। बताइए दोस्तों। तो देखिए, क्षीण बुद्धि वाले छात्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, 108 नंबर। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन। थॉमसन ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया है दोस्तों? तो बिने ने, याद रखिएगा। पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्य आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो इसका अर्थ है कि वह एक कैसा छात्र है? तो देखिए, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है।
मतलब उसकी दिशा, मतलब सर्वांगीण विकास है, समझो कहने का मतलब है कि वो खेल कूद में भी आगे है, पढ़ाई में भी है, सामूहिक सामूहिक जो कार्यक्रम है उसमें भी है। तो बहुआयाम, एक आयाम नहीं या दो आयाम नहीं, बहुआयाम सभी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं, केवल खेलकूद में, शैक्षिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशल में, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर है कई प्रकार के कौशलों में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया है, आपको बताना है। कैटिल, बिने, स्पीयरमैन, स्टर्न। बताइए दोस्तों। तो देखिए बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया है स्टर्न ने, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। और बुद्धि लब्धि परीक्षण किसने किया है? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण तो अल्फ्रेड बिने ने, और बुद्धि लब्धि शब्दों को परिभाषित किया है स्टर्न ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टलाइज जो है संबंधित है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। मतलब क्रिस्टलाइज किसे कहा जाता है? तो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप जरूर इसे आराम से पढ़िएगा, इस वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि बुद्धि से संबंधित, बाल केंद्रित शिक्षा संबंधित क्वेश्चन आपके बीएड में जरूर पूछा जाता है। बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? बिने ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने या जीन पियाजे ने? तो देखिए बुद्धि के जो संबंधित है द्विकारक सिद्धांत, याद रखिएगा द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, जे.बी. वाटसन, विलियम वुंट, स्टर्न एवं जॉनसन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ अभी, वो आपके छत्तीसगढ़ टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो अगर आप भी बीएड में अगर एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ टेट दिलाते हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्न एवं जॉनसन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्टैनफोर्ड एवं बिने, मतलब अलग अलग है दोनों, याद रखिएगा। ये अल्फ्रेड बिने है, वो स्टैनफोर्ड है। बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालक के लिए है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 5 से 15 वर्ष के लिए, 3 से 15, 2 से 14 या 4 से 14? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है जो अल्फ्रेड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण है, वो है 2 से 14 वर्ष के बालक के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी छात्र में किशोर अवस्था के बाद तीव्र विकास होता है। अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का या उपरोक्त सभी? तो देखिए किशोर अवस्था के बाद तीव्र विकास जो होता है अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जो नहीं होते उसके बारे में भी सोचने लगते हैं, तो ये अमूर्त चिंतन है, याद रखिएगा। 117 नंबर प्रश्न है, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद या ये सभी? बताइए दोस्तों। देखिए बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत जो आयाम है वो सभी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। संक्रिया भी, सूचना सामग्री भी और उत्पाद भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा कैसा रहेगा? समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए असमान रहेगा। विभिन्न अवस्था में छात्र का बौद्धिक विकास असमान रहेगा, एक जैसा बुद्धि विकास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है। तो देखिए
वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है तो जरूर वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को, साइमन को, बिने को या स्पीयरमैन को? बताइए दोस्तों। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो देखिए, बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, जबकि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि बुद्धि का प्रकार है, लेकिन मानसिक बुद्धि नहीं है। तो 121 का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है, यह गलत है। जबकि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल सही। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह भी सही है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, यह भी सही। लेकिन राजनीतिक, आर्थिक ये बुद्धि नहीं है। ऑप्शन डी गलत रहेगा, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टि से सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, यह बिल्कुल गलत है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। जैसे आप कोई भी स्कूल में जाते हैं तो आजकल के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण करते हैं कि जानते ही कि नहीं, उसके बाद ही एडमिशन लिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें वही बताया गया है कि बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, मतलब उस प्राइवेट स्कूल में केवल बुद्धिमान स्टूडेंट को ही लिया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? छात्रों के मंद बुद्धि में अंतर, छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। मतलब एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन, मतलब जो संपन्न है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो देखिए, इसका कारण है छात्रों की बुद्धि में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक छात्र का जो बुद्धि का स्तर है वो एक नहीं होता, उनकी बुद्धि में अंतर पाया जाता है। तो इसी कारण जो है क्लास का संपादन है वो भिन्न भिन्न होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो देखिए, 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या क्या रहेगा? व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो ये तीनों जो है इसका राइट आंसर है। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। अगला प्रश्न है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण का सदुपयोग का एक उदाहरण है? सदुपयोग का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बताते हैं, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली के चयन करना, और बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। तो ये जो तीनों हैं सदुपयोग हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए?
तो परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, इससे बचना चाहिए, मतलब कठिन कार्य करने देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक, रायबर्न, कॉल्विन या थॉमसन? बताइए दोस्तों, यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। यह बुद्धि की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो देखिए, ये दी है कॉल्विन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। किसने दिया है बहुकारक सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक ने। याद रखिएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, इनका सिद्धांत में ही शामिल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो ऑप्शन डी है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसे द्विकारक सिद्धांत इसीलिए कहा है, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने। देखिए, अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि परीक्षण किया है, फर्स्ट बुद्धि परीक्षण, और ये कहाँ से हैं? तो फ्रांस के हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है? मानव प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा 131 से बी। बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क, आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को जो है अल्फ्रेड बिने उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त माना है। निर्णय, स्मृति, तर्क, आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है? अनुबंधन, सहपाठी, भाषा का माध्यम या इनमें से कोई नहीं? पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। तो देखिए दोस्तों, 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुबंधन। अनुबंधन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपको नहीं है बताना है इसमें कारक। सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखिए, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य जो है भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जबकि सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद एवं बुद्धि ये जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन है, नकल है। रायबर्न, डमविल, रॉस, मैकडूगल। बताइए दोस्तों। तो देखिए, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन है रायबर्न की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। रोना, आकलन, हाव भाव, बलबलाना। तो देखिए, आकलन। आकलन जो है वो बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है, बल्कि उनका रोना, उनका बच्चों का हाव भाव और बलबलाना जैसे ये जो है भाषा विकास का प्रारंभिक रूप है। और नहीं है तो आकलन। आकलन जो है मूल्यांकन का एक भाग होता है, याद रखिएगा, वो कोई बच्चे से संबंधित नहीं है। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र भाषा दोषयुक्त है,
यदि आपकी कक्षा में एक छात्र भाषा दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। बताइए दोस्तों। देखिए, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। 136 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए उसमें भाषा दोष पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान और औसत छात्र को उपाधि देने से, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 138। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है, छात्रों को यह पद्धति पसंद नहीं होती, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। बताइए दोस्तों। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? तो देखिए, छात्रों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। छात्र के मन में जो जिज्ञासा है या जो भाव है या कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसे अभिव्यक्त करने का जो है अवसर मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? मीरा जो है वो अपनी सहेली और सहेलियों में व्यक्तित्व और सामाजिक, मतलब खुद से भी और समाज के जरिए में जो समायोजन है वो सबसे अधिक अच्छा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिएगा ए, बी, सी, डी आप जरूर देखिए। जैसे मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है, मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, वो व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन करने में सक्षम है, तो मीरा की जो भाषा है बहुत आकर्षक होगी। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, तभी वो समायोजन करने में सक्षम है। आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों को मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा। आप बताना है सर्वोत्तम साधन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 140 का राइट आंसर है बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना। भाव एवं विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इसके लिए राइट आंसर है बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? लॉवेल तथा मार्केल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर या तथा यम्बा और टर्मैन। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्पाइकर तथा इरविन। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, ये कहा है स्पाइकर एवं इरविन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण, ध्वनि का अत्यंत तीव्र, ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। भाषा दोष नहीं है। तो देखिए, भाषा दोष नहीं है ध्वनि के प्रतिस्थापन का होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आपकी कक्षा का एक छात्र रमेश हमेशा आपके साथ तर्क करता हो, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी? रमेश कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाला छात्र है, एक कल्पनाशील छात्र है, चिंतनशील छात्र है,
पारिवारिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। बताइए दोस्तों, तर्क करता है तो आप उसके विषय में आपका क्या राय है? तो देखिए, तर्क करता है मतलब वो एक चिंतनशील छात्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो है सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? बताइए दोस्तों, तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो देखिए, तार्किकता का अभाव जो है 7 वर्ष की आयु तक होता है, उसके बाद बढ़ जाता है। याद रखिएगा, तर्क करने की क्षमता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की या जीववाद की? किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर है तर्क की। बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? समस्या समाधान हेतु, निर्णय लेने की भावना, वातावरण के प्रति चैतन्य समाधान करने हेतु या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, समस्या समाधान, निर्णय लेना और वातावरण के प्रति समायोजन, ये जो तीनों हैं वो चिंतन का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद या 15 वर्ष की आयु के बाद? तो देखिए, बालक में चिंतन का विकास 2 वर्ष की आयु के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। चिंतन करने लगता है 2 वर्ष के बाद। याद रखिएगा दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, पियाजे ने कितनी अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की? मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, तो उस टॉपिक को जरूर बताइएगा, कितनी अवस्था बताई है जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे कौन से देश के रहने वाले हैं उसे भी कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, कथन किसका है? किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे, क्रो, हरलॉक या स्किनर? तो देखिए, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन दिया है क्रो ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है वह होता है? वस्तु और परिस्थितियों को देखकर, तार्किक, प्रत्यात्मक, प्रत्याक्षात्मक मतलब प्रत्यक्ष, और कल्पनात्मक? बताइए दोस्तों। तो देखिए, जिन वस्तुओं को और परिस्थितियों को देखकर मतलब प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? चिंतन की विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तो ये विशेषता नहीं है चिंतन की। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक है, ये चिंतन की विशेषता है, लेकिन यहाँ पर आवश्यक नहीं है लिख दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो ये जो तीनों हैं वो सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही नहीं है। माध्यमिक कक्षाओं में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है छात्रों की समस्याओं का समाधान करके, तर्क और वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन करके, छात्रों के रुचियों का विकास करके, या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास, तो देखिए चिंतन का विकास है वो कैसे कर सकता है? तो छात्र की समस्या का समाधान करके कर सकता है, वाद विवाद भी करा सकता है, प्रतियोगिता, छात्र की रुचियों का विकास करके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा।
चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है 153 नंबर, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है। दिया गया ऑप्शन ए कल्पना, अनुमान, स्मृति या ये सभी। बताइए मानसिक प्रतिक्रिया में क्या शामिल होता है? कल्पना, अनुमान, स्मृति या सभी। देखिए हमारी जो मानसिक प्रतिक्रिया है उसमें कल्पना भी शामिल होता है, अनुमान भी और स्मृति भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। मतलब जो स्त्रियां लिखती है वो पुरुष की अपेक्षा उनका राइटिंग जो होता है वह सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो कथन जो है वही सत्य है, ऑप्शन ए। ये जो है गलत है, याद रखिएगा। किसी बालक के विकास में लैंगिक मुद्दे किस संदर्भ में सत्य है? जाति, आयु, सामाजिक स्तर या ये सभी। लैंगिक मुद्दे किस संदर्भ में सत्य है आपको बताना है। तो देखिए लैंगिक मुद्दे जो है किसी बालक के विकास में जाति, आयु या सामाजिक स्तर इन सभी के लिए है तो सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? दिया गया है देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए सभी छात्र एवं छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्या है। माता पिता की आर्थिक समस्याएं, छात्रों की सामाजिक अभिवृत्ति, उच्च जाति के शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्या क्या रहेगी? तो देखिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए माता पिता की आर्थिक समस्या, उनकी सामाजिक अभिवृत्ति और शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? देखिए ऑप्शन ए, बी, सी दिया है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सभी रहेगा। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, जो लड़कियां हैं उनको लड़कों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है, पठन गति में, शैक्षिक अभिक्षमता में, बुद्धि में या इस सभी में। बताइए दोस्तों। तो देखिए पठन गति में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जो पूर्व माध्यमिक कक्षा होती है उसमें जो लड़कियां होती है लड़कों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है पठन गति में, पढ़ने की जो गति है वो अच्छी होती है उनकी। आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या क्या है? तो देखिए दोस्तों प्रमुख जो समस्या है वो है सुविधाओं की अपर्याप्तता, मतलब सुविधा का न होना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सीधा ऐसे याद रखिए इसे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 161 नंबर प्रश्न है, लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? उच्च वर्ग, अनुसूचित जाति से, आदिवासी से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। बताइए दोस्तों। तो देखिए उच्च वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उनके व्यवहार पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी श्रेष्ठ है, तो उच्च वर्ग से ये संबंधित है। छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है उनके सामाजिक उत्थान में, दृष्टिकोण में, शैक्षिक योग्यता में या सभी में। बताइए दोस्तों लैंगिक भेदभाव का प्रभाव कैसे पड़ता है, मतलब किन किन क्षेत्र में पर पड़ता है उनके? तो देखिए इन सभी पर पड़ता है, उनके सामाजिक उत्थान में भी, उनके दृष्टिकोण में भी, उनकी योग्यता में भी, शैक्षिक योग्यता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, छात्राओं के शिक्षण से संबंधित एक अध्यापक के लिए चिंतन हेतु आवश्यक क्षेत्र है। उनके सामाजिक पक्ष, उनका शैक्षिक स्तर। बताइए दोस्तों कौन सा रहेगा? तो देखिए ये दोनों रहेगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। एक शिक्षक को
एक अध्यापक या एक शिक्षक के लिए चिंतन आवश्यक क्षेत्र है छात्राओं के शिक्षण हेतु, तो वो छात्राओं के सामाजिक पक्ष को भी ध्यान में रखेगा और उनके शैक्षिक स्तर को भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है? सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक ज्ञान या ये सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए, शिक्षा संबंधी लिंग भेद है, सामाजिक स्थिति भी होती है, आर्थिक स्थिति भी और शैक्षिक ज्ञान भी, तो ये सभी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी टीचर को लिंग भेद नहीं करना चाहिए, चाहे वो समाज की स्थिति के रूप में हो या आर्थिक स्थिति के या शैक्षिक ज्ञान के ऊपर। अगला प्रश्न है, स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नताओं की खोज की थी। स्त्री और पुरुष में भिन्नता की खोज किसने की थी? तो देखिए, मैकनेमर एवं टर्मर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हैं? किस व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता के या किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हैं, आपको बताना है। लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं। तो देखिए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो है लिंग भेद, शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यताएं, ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? कठोरता, लचीलापन, न कठोरता न ही लचीलापन, कठोरता और लचीलापन दोनों। बताइए दोस्तों। तो देखिए, शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में शिक्षण प्रक्रिया में उसे लचीलापन अपनाना चाहिए। तो 168 का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए, ये टीचिंग एबिलिटी के जो जीके होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सी टेट, छत्तीसगढ़ टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपकी प्री बीएड और डीएड एग्जाम भी पूछा जाएगा। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जो वीडियो अपलोड है 2022 का, उसे आपने नहीं देखा है, अगर टीचिंग शिक्षण अभिरुचि का लगभग 23 से 24 वीडियो है। देखिए, भाग बना होगा उसमें, या आपको यूट्यूब में कभी दिख गया होगा कि 23 भाग 24 कुछ भी टीचिंग एबिलिटी शिक्षण अभिरुचि से, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है आपका डीएड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा उस वीडियो से। जो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि, उसमें डीएड से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, मतलब डीएड के आपके एग्जाम में उस वीडियो से, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा आप। ये जो है आपके प्री बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, डीएड के लिए भी है, लेकिन उस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें डीएड में बहुत ज़्यादा उस वीडियो से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। लैंगिक भेदभाव के कारण उनका जो मन है स्कूल जाने के लिए नहीं करता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 171 नंबर प्रश्न है, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार का या इन सभी का? छात्राओं की निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है इन सभी का, लैंगिक भेदभाव का भी, सामाजिक मान्यता का भी जो रीति रिवाज है, और परिवार का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। उपरोक्त कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन है टॉयलर का, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपकी कक्षा में सतीश और मुकेश में काफ़ी विभिन्नता है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब उनमें अलग अलग रुचियां होना, योग्यता होना, तो उसको यहाँ बोला जा रहा है।
तो उसका प्रमुख कारण क्या वंशानुक्रम है, वातावरण है, जाति है या कोई भी? बताइए दोस्तों। तो देखिए सतीश और मुकेश में काफ़ी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो इसका प्रमुख कारण उसका जाति है। 173 इसका राइट आंसर है सी। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो इसका प्रमुख कारण जाति है, क्योंकि जाति जो है परंपरा का जो है रीति रिवाज ये सभी है, योग्यता रुचि, तो उसके आधार पर ये जो है निर्णय हो जाता है। कहीं कहीं पर देखिए दोस्तों व्यापम जो है इसका आंसर वातावरण भी ले सकता है, वंशानुक्रम भी, और अगर ऑप्शन को देखकर वहाँ पर से आपको जो है आंसर लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जाति लिया गया है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, तो इसका जो कारण है भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत जो गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि अब कोई भी छात्र जो है एक ही प्रकार की रुचि धारण नहीं करेगा, योग्यता नहीं होगा, उसमें अलग अलग होगा, तो जो मतलब व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो या उसके गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसी कारण जो है शैक्षिक भिन्नता भी दिखाई देती है। 175 नंबर प्रश्न है दोस्तों। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब मैच्योर नहीं हुए हैं, परिपक्व नहीं हुए हैं। बताइए। कक्षा में उनको बैठने का क्रम, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यालय व आने जाने में उनका भिन्न साधन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी खूबी होती है, उसमें भिन्नताएं पाई जाती है, तो इसका प्रमुख कारण है व्यक्तिगत भिन्नता। वो वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी, जाति भी, जैसे हमने अभी पहले ऊपर क्वेश्चन में देखा। एक 176 नंबर है प्रश्न। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, वायु बोल दिया था, आयु मतलब उम्र, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण, तो देखिए ये सभी, वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम भी, आयु भी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्तिगत जो है या व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? जेम्स ड्रेवर ने, टॉयलर ने, स्किनर ने या गॉल्टन ने? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है गॉल्टन ने। गॉल्टन ने जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का सबसे पहले प्रयास किया था, ऑप्शन डी गॉल्टन ने। सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तरीय परिवारों के बच्चों की अपेक्षा कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? शारीरिक विकास, मानसिक, व्यवहार या ये सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए ये सभी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो ऊंचे परिवार के होंगे या उच्च वर्ग के परिवार के बच्चे होंगे उनको सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो अपेक्षा कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएगी? तो ये सभी, उनमें शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास भी, उनका व्यवहार भी अच्छा होगा, तो ये सभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है उसका शारीरिक विकास, उसकी विशिष्ट योग्यता, उसका संवेग, उसका जाति। तो देखिए उसकी विशिष्ट योग्यता, उसकी विशिष्ट जो योग्यता है मतलब उसकी अभिरुचि है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। उसकी विशिष्ट योग्यता मतलब उस क्षेत्र में वो सफलता हासिल किया है, उसमें योग्यता है, तभी वो हल कर पा रहा है अपने से ऊपर कक्षा के प्रश्नों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अधिगमकर्ता के मतलब किसी सीखने वालों के सीखने को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण है? भाषा, लिंग, समुदाय या सभी? बताइए दोस्तों। सीखने वालों के सीखने को प्रभावित करने वाला प्रमुख व्यक्तिगत कारण है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। भाषा भी प्रभावित करेगा, लिंग भी और समुदाय भी। अगला प्रश्न है, किसी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या ऑप्शन डी?
बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। किसी बालक में व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं है, व्यक्ति की भिन्नता का कारण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कारण नहीं है पूछा है, कारण तो वंशानुक्रम होता है, वातावरण भी होता है, परिपक्वता भी होता है, तभी उनमें अलग अलग क्षमता पाई जाती है, योग्यता। देखिए 182 प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है। तो देखिए इसका राइट आंसर रॉस का, रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो रॉस ने ये कथन कहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? मन ने, स्किनर ने, क्रो ने या टॉयलर ने? बताइए दोस्तों, वंशानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण किसने माना है? तो देखिए ऑप्शन ए मन ने। याद रखिएगा, यहाँ पर ये मैन हो सकता है, आपको ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, ये इसमें बुक में जो है वो मिस्टेक भी हो सकता है, यहाँ पर मन दिया है तो मैन हो सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है, अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है परिपक्वता, मुख्य आधार है परिपक्वता। अगर बच्चे में परिपक्वता है, वो परिपक्व हो चुका है, तो उसका अधिगम जो है अच्छा रहेगा। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक या ये सभी? तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास ये सभी हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रकार से। खेल विधि के माध्यम से, गणित भाषा का ज्ञान देना, अक्षर ज्ञान, गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, लिखने तथा सिखाने से पूरे बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या धनात्मक प्रतिरूप? बताइए दोस्तों। तो देखिए किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण का जो है गुणात्मक प्रतिरूप होता है। याद रखिएगा गुणात्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 188 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? मंद बुद्धि तथा सीधाहीन बालक के लिए, तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए, औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए, उपरोक्त सभी? तो देखिए मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास जो है मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। व्यक्तिक विभिन्नता हेतु भाषा विकास एवं आवश्यक कौशल है। व्यक्तिक विभिन्नता हेतु भाषा विकास आवश्यक कौशल है, क्योंकि यह खाली स्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या ये सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन की, अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, सीखने के मूल्यांकन की ना। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, गलत बात है। याद रखिए कि गलत बात है। सूचना जो है अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, ये सही रहेगा। और ये भी सही है, सूचना को समान रूप से अंकों एवं ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, तो ये जो गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 191 नंबर प्रश्न है, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद या बोर्ड स्तर पर नहीं,
कहलाता है? आपको बताना है क्या कहलाता है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु बोर्ड स्तर पर नहीं, क्या कहलाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये कहलाएगा विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन ए। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं, ये सभी बताइए दोस्तों। तो देखिए ये ऑप्शन डी राइट, इसका राइट आंसर रहेगा। वे क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है 193 नंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य नहीं है ऑप्शन बी, विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ये उसकी विशेषता नहीं है। बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, छात्रों की प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग, निदान एवं उपचार के लिए साधन की व्यवस्था करना, ये जो है उसकी विशेषता है ए, सी और डी। लेकिन ऑप्शन बी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? आपको बताना है। दिया गया ऑप्शन देखिए, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, या ऑप्शन डी छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। व्यापक का तात्पर्य है ज्ञान, छात्र के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना है, बालक केंद्रित बनाना है, याद रखिएगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है ये ऑप्शन सी, बल्कि ये जो है तीनों है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न देखने से संबंधित प्रश्न, मतलब आप वीडियो को यहाँ तक देखें तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, और थोड़े से प्रश्न बचे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? कौन सा कार्य करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। फीडबैक उपलब्ध कराना मतलब बताना कि कहाँ पर क्या हुआ है, त्रुटि है, उनको उनकी गलती बताना, फीडबैक देना, तो ये जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ये गलत बात है, अंक के रूप में नहीं ग्रेड के रूप में होता है, तो ऑप्शन सी इसका असत्य है, अंक के रूप में नहीं ग्रेड के रूप में होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 198वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची या सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन जो है ये सभी हैं। कौन कौन सा? निरीक्षण, प्रश्नावली और जांच सूची, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं। मानदंड है मतलब सीखना, अधिगम मतलब सीखना होता है, याद रखिएगा। ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। मूल्यांकन के मानदंड है युक्ति संगत, विश्वसनीय और तुलनीय। अगला प्रश्न है, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए विद्यालय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, सभी योग्यताओं का मूल्यांकन, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें परीक्षा के प्रपत्रांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो यही ऑप्शन बी, ये कार्य नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्ति कौशल, रुचि एवं वृत्ति। मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बाकी का करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी को ही शिक्षार्थी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विभिन्न वर्गों में उनको विभाजित कर उनके बीच तुलना करना नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्य जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? उसे क्या कहेंगे हम? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण या साक्षात्कार? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके कहा जाता है जांच सूची। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। 204 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए 56% से 74% के बच्चों को बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। तो सर्वोत्कृष्ट एवं A+ ग्रेड के अंतर्गत कितने प्रतिशत को रखा जाएगा? आपको बताना है 206 का राइट आंसर। तो देखिए, जो A+ कितने प्रतिशत को दिया जाता है, मतलब जो छात्र कितने प्रतिशत हासिल करते हैं एग्ज़ाम में, परीक्षा में, तो 90% से 100% उसको A+ दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए, ग्रेडिंग पद्धति मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका, ग्रेड में नंबर देना, ए देना, बी देना, A+, B+, ये जो है अच्छा होता है मूल्य नंबर के आधार पर। बच्चे के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है, किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसमें एक अच्छे प्रश्न की अधिकतर विशेषताएं हों। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता बताना है। तो देखिए, एक उद्देश्य आधारित होना चाहिए, परीक्षण किए जाने वाले विषय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, उत्तर की सीमा क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। एक प्रश्न की विशेषता ये तीनों हैं, A, B, C, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए बोल रहा है, तो लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। छोटा सा प्रश्न, चयन प्रकार के सभी प्रश्न खाली स्थान प्रकार के प्रश्न ही होते हैं, चयन करना है आपको।
तो देखिए चयन मतलब वस्तुनिष्ठ, अभी जो मैं करा रहा हूँ ये वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न है, याद रखिएगा, इसमें एक आंसर सही होगा। तो चयन प्रकार के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। सत्य असत्य सही गलत एवं हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं, आपको बताना है। आपको बताना है सत्य है असत्य है सही गलत हाँ या नहीं जो उत्तर जो प्रश्न होते हैं वो कैसे प्रश्न होते हैं। मिलान प्रकार के, बहुवैकल्पिक, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न उसे कहा जाता है वैकल्पिक। सत्य है कि असत्य है, तो वैकल्पिक उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बताना है सत्य असत्य। अगला प्रश्न देखिए, नीचे प्रश्न में उसके प्रकार को दर्शाया गया है, इनको सुमेलित कीजिए। दिया है जांच सूची, सत्य असत्य, व्याख्या। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए का पहला जांच सूची मिलान प्रकार के प्रश्न, बी का तीसरा सत्य असत्य वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, और सी का दूसरा व्याख्या मतलब निबंध वाले प्रश्न। तो ऐसे रहेगा। देखिए सत्य जो असत्य है वो वैकल्पिक है, व्याख्या निबंध है, और जांच सूची मिलान। अगला प्रश्न, छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है। तो देखिए दोस्तों इसकी खामी है इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता कमी होती है निबंधात्मक प्रश्नों में। तो इसकी सबसे बड़ी खामी है वही, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीयता इसमें नहीं पाई जाती। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों को बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए निबंधात्मक प्रश्न, अगर आपको एग्जाम में कोई निबंधात्मक प्रश्न दिया जाए तो जो बच्चे हैं वो रटने लगते हैं, लेकिन वैकल्पिक प्रश्न में रटते नहीं। तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा किससे मिलता है, निबंधात्मक प्रश्न से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, अति लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या वैकल्पिक। बताइए दोस्तों। तो देखिए जब परीक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों की संख्या अधिक सर्वाधिक है तो उनका जो एग्ज़ाम है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिया जा सकता है। तो 215 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या सभी। बताइए दोस्तों। शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए तो देखिए अति लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी इसका राइट आंसर रहेगा। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रकार के प्रश्न हैं, बताना है आपको। अति लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, ये सभी। तो देखिए छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा। अति लघुत्तरीय भी पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ भी और निबंधात्मक भी, पूरक प्रकार के प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी का भाषण कौशल, इसका मूल्यांकन संभव नहीं है, बल्कि अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, स्थूल सूक्ष्म दोनों स्तरों का समस्या समझना, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करना, ये संबंधित है, लेकिन विद्यार्थी के भाषण कौशल से संबंधित इसमें मूल्यांकन नहीं है, संभव नहीं है निबंधात्मक प्रश्नों में। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे उनके मूल दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए, अति लघुत्तरी का, निबंधात्मक का, वस्तुनिष्ठ का, वैकल्पिक प्रश्न का। बताइए दोस्तों। तो देखिए अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं, इसके लिए आप उसे
किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो निबंधात्मक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तभी वो विस्तार से लिखेगा, तभी आपको एक शिक्षक के नाते एक छात्र का दृष्टिकोण पता चलेगा कि किस प्रकार से लिख पाता है। तो निबंधात्मक प्रश्न इसका राइट आंसर रहेगा। आप निबंधात्मक प्रश्न छात्र को देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हमने बहुत लगभग 120 प्रश्न लगभग किए होंगे इस वीडियो में, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने इसे अच्छा समझा है तो एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, घुमा कर भी पूछा जाएगा, तो आपको याद आना चाहिए। आप अच्छे से पढ़िए और कॉपी में ज़रूर इसे नोट कीजिए, इसके जो आपको जो कठिन प्रश्न लगते हैं उसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही। आपके प्री बीएड हो या डीएड हो, उसमें बहुत से इसमें से प्रश्न बनेगा, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ टेट के लिए, सी टेट के लिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों, आपने अगर प्ले लिस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखिए। और ये भी क्वेश्चन आ रहा था, जैसे सामान्य ज्ञान के जो सिलेबस है वो बहुत ही थोड़ा बड़ा है। तो हाँ दोस्तों, जो प्री बीएड और डीएड है उसमें सामान्य ज्ञान से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी भूगोल से ही ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी अर्थशास्त्र से, कभी कभी संविधान से, तो कभी कभी करंट अफेयर को भी भर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान के लिए आप अदर यूट्यूब चैनल भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जो चैनल है उसे जाकर पढ़िए। अदर यूट्यूबर जो चैनल है, जो यूट्यूबर है वो अगर वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर का, तो उसे जाकर देखिए। और सामान्य ज्ञान के प्रश्न के लिए जैसे प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया है पियून जी के, एसआई, सब इंस्पेक्टर, तो वे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है, तो उसे भी जाकर देखिए। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी हम शिक्षण अभिरुचि के ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा वो शिक्षण अभिरुचि से ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।